गांव वालों को निकाल करके वाकणकर जी ने वो स्थान के लिए जैसे आज जीपीएस बनाया है ताकि ये पॉइंट मालूम पड़ जाए। अब ये कल्पना ऐसी थी कि पृथ्वी मान लो एक बाल है, उस पर 2 धागे लगाओ, एक ऐसे और एक ऐसे, ये यामोत्तर रेखा हो गई और ये मध्यव्रत रेखा हो गई, दोनों का क्रॉस बिंदु जो है ये सेंटर पॉइंट है पृथ्वी का, और ये सेंटर पॉइंट आगे पीछे खसकता है। तो ये खसकते हुए उज्जैन से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर चला गया है उत्तर की दिशा में। अब ये बोलना और बताना सरल है, लेकिन इसको सिद्ध करना बड़ा कठिन है। और 21 जून 22 दिसंबर को सबको गांव के अंदाज से काम करा रहे हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे नहीं, कम से कम 2500 गांव में लोगों को, हजारों लोगों को दिन में 12 बजे सब अपनी अपनी कागज पे लेकर के सूर्य कब अपनी कक्षा एक तरह से मध्य में ला रहा है, वो निशान बना बना करके लोग कागज पे, हजारों कागज इकट्ठे हो जाते थे और वो हजारों कागज लेकर के फिर अपने पास आते, फिर महीनों उसमें ढूंढते कि वो शुद्ध कहाँ है, शुद्ध कहाँ है। और ये एक दिन नहीं, साल में 2 बार में हजारों कागज निकालते निकालते अंततः वाकणकर जी ने इस बात को निकाला कि ये डोंगला नामक स्थान है जहाँ वर्तमान का ये शुद्ध समय का पॉइंट जो उज्जैन में था वो खसक के वहाँ पहुँचा है। अब ये अपने आप में ऐसी बात है। अब जनार्दन नेगी आज के समय में पुरातत्व के और खास करके इस पूरी चीज़ों के जानकार भी है, और इसे वो उन्होंने कहा कि ये पॉइंट बगैर साइंस के कैसे खोज सकता कोई आदमी। तो ये उसी प्रकार से जैसे पुरातत्व की दृष्टि से हमारा भीमबेटका का असामान्य टीला देख करके वाकणकर जी जा तो रहे थे शायद होशंगाबाद नर्मदापुरम तरफ, और रास्ते में ही रेल से उतर गए कि नहीं मेरे को तो यहीं जाना है। और उस भीषण जंगल में, तब आज भी वो थोड़ा चुनौती का है, लेकिन उस दौर में आपने तो समय निकाला ही है कि इतने समय तक अपने जंगल के उस कठिनाइयों के बावजूद भी, लेकिन ये वाकणकर जी ही कर सकते। सच में उनके नाम पर आपको मडवाल जी ने बताया कि डॉक्टर साकल्य जी ने बताया कि ये वाकणकर जी ने पीएचडी करी है इस पे, तो वो चित्र के ऊपर है और चित्रों के आधार पर आपको पीएचडी करने के लिए टॉपिक दे करके भेजा। तो ये, और इतने लंबे समय तक मैं वाकणकर जी का राजनीतिक दृष्टि से भी एक उनका विशेषता बताता हूँ। ये अलग अटपटी बात है, लेकिन ये बात भी सही है। वाकणकर जी का उज्जैन का अनुभव मेरा उनसे बहुत अलग अलग प्रकार का, विद्यार्थी परिषद में भी उन्होंने काम किया, संस्कृति खासकर वो कला संस्कृति को लेकर के तो पूरा जीवन है ही है। लेकिन नगर निगम में वार्ड उनका 44, जहाँ पार्षद लड़ाए थे प्रकाश चित्तौड़ा जी को, और चित्तौड़ा जी को चुनाव लड़ाया तो वाकणकर जी ने एक एक घर की गिनती की, एक एक घर में कितने वोट हैं और उसकी लिस्ट बनाओ, और उसमें अपनी पार्टी को कौन देगा और अपने खिलाफ कौन है, इसका हिसाब भी चुनाव के पहले बारीकी से लगा करके। और ये मेरे लिए बड़ा अच्छा अनुभव, जो मैंने बाद में मुझे साइंस कॉलेज में काम आया, तो बारीकी से रखते रखते जितने चुनाव में वोट जिस दिन डलेंगे उसके 2 दिन पहले हिसाब लगाया कि अपन इतने वोट से यहाँ जीतेंगे, जो यहाँ कोई हरा नहीं सकता अपना। तो ये वाकणकर जी का ये जो अपना आकलन है, पूर्वानुमान है कि अब मशीन में वोट डल जाए तो समझ में आए, गिनती हो जाए, लेकिन वोट डले ही नहीं, और एक वार्ड के अंदर का भी हिसाब कितना बारीकी से रख ले। और ये कला को कैसे समर्पित है कि सच में जो जुगलबंदी के माध्यम से बता रहा है कि आज पूरे मालवा के कई कई गांवों में, मैं अगर कहीं से भी शुरू करता हूँ, हमारे यहाँ बोरेश्वर महादेव है दंगवाड़ा का, वहाँ गांव गांव में लोग वाकणकर जी आए थे, वैसा लगा सब पुरातत्व के प्रति उनने एक तरह से आंदोलन जागृत कर दिया। कहाँ कहाँ कैसे कैसे जहाँ मिल जाए, और कितने बड़ा पत्थर हो उठा के लाने की कोई गुंजाइश नहीं, तो अपने कंधे पे रख के चले आ रहे हैं। और घर तो ऐसा कर लिया था जगह जगह, वास्तव में वो हीरे मोती से बढ़कर समझते थे वो सारी चीज़ों को अपने पास के संकलन में। आज कई प्रकार से, जैसे उदयन की कथा बताने की उन्होंने बात कही, वो उदयन का चाणक्य खासकर प्रद्योत का काल, जब वो जेल तोड़ करके गए थे, उस काल से लगा करके विक्रमादित्य का, भोज का, हर काल के मामले में वाकणकर जी ने इतिहास में भी उतने आनंद के साथ
अपने से बात करते करते भी जब सुनाते तो ऐसा लगता वो काल जीवंत तो हो गया। राजा भोज के काल की उनकी अपनी युद्ध कला के दरमियान की सारी गाथाएं, तमाम प्रकार की बातें। सच में आज का ये दिन अद्भुत है जब 30,000 साल पुराने और यूँ तो लाखों साल पुराने ऐसे उत्खनन के इस बड़े क्षेत्र में उन्होंने जो काम करके दिखाया। वाकणकर जी ने महेश्वर, मंदसौर, नावदातोली, इंद्रगढ़, मनोटी, आवरा, कायथा, आजादनगर, इंदौर, दंगवाड़ा, रुनीजा ऐसे कई जगह उत्खनन और अध्ययन का कार्य किया है। खास करके सरस्वती की नदी कोई मिथक नहीं है, एक वास्तविक नदी है जिससे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के क्षेत्रों का संरक्षण करते हुए जो आज की घग्गर और हकरा नदी प्रणाली ही प्राचीन सरस्वती का अवशेष मानी जाती। मैं मान के चलता हूँ कि उनके भारत, यूरोप, अमेरिका में 4,000 से अधिक शैल चित्रों की खोज और अध्ययन करके जिस ढंग से उनने काम किया, और वो दौर है कि जब एक तरह से वैचारिक रूप से भी वो छिपाते नहीं थे कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है। और उस आपातकाल के दौर में इंदिरा गांधी जी ने उनको पद्मश्री अनाउंस किया। ये भी हमारे लिए उस दौर का, और उस दोनों दल कोई भी हो, लेकिन उनकी उस चुनौती के काल में भी, और वो घटना भी बड़ी जोरदार है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। ये भी स्मरण करना पड़ेगा कि जब प्रकाश चंद्र सेठी जी ने आके बताया, वो उज्जैन के थे, मुख्यमंत्री थे, कि वाकणकर जी आपको पद्मश्री मिली है, आपको दिल्ली पद्मश्री लेके जाना है, आना है आपको। तो लेने जाने के लिए जैसे वाकणकर जी का स्वभाव था कि मैं तो अपने गणवेश में जाऊँगा, हाफ पैंट पहन करके, उनको देना हो तो दे, नहीं देना हो तो मत दे। सेठी जी उलझन में पड़े कि ये कौन सा संकट है। अब जिस संघ पे प्रतिबंध लगा दिया उसकी गणवेश पहन के आप पुरस्कार लेने जाओगे तो फिर वो देना कि नहीं देना। लेकिन वाकणकर जी ने कहा उनकी इच्छा हो तो दो, नहीं तो मत दो। बड़ी मुश्किल से वाकणकर जी इस बात के लिए सेठी जी ने उनको तैयार किया कि एक काम करो, संघ की टोपी लगा लो, बाकी का तो आप शुभ्र वेश पहन लो तो चलेगा, आप अपना, लेकिन टोपी चल जाएगी। वाकणकर जी का वो आग्रह, और वाकणकर जी ने वाकई संघ की काली टोपी लगा करके पद्मश्री ली। ये भी उस दौर में जब आपातकाल में हजारों लोग जेल में बंद है संघ के कारण से, लेकिन वाकणकर जी अपने विचारों के लिए कैसे प्रतिबद्ध है। सच में उनकी जितनी बात करो उतना कम है। इसीलिए हमारी सरकार ने उनके सम्मान में जहाँ भीमबेटका है, ये रातापानी अभयारण्य डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पे करने का निर्णय किया है। हमें इस बात का आनंद है। हम इस तरह से उनके उस योगदान को स्मरण भी कर रहे हैं, और ये एक तरह से फॉरेस्ट के लिए भी उनका नाम गया। अभी जंगल वाले क्षेत्र में वाकणकर जी बचे थे, तो उनके कामों के आधार पर वो सब क्षेत्रों के साथ साथ वन विभाग में भी उनका काम का उल्लेख उनके नाम से जाना जाएगा। मैं मान के चलता हूँ, आज जब मैं यशोधर मठपाल जी की बात करता हूँ तो इनके शैल चित्रों की कला, योगदान वाकई अद्भुत है। आपने विशेषकर भीमबेटका, शैलाश्रय, उत्तराखंड के बारेछिन, केरल में गहन अध्ययन किया है। मध्य प्रदेश के पुरातत्व, कला, संस्कृति में भी आपने योगदान दिया है। आपके कार्य और शोध अपने लिए, हम सबके लिए एक अलग प्रकार का, एक तरह से गौरव करने वाला भी है। मानव संग्रहालय में भी आपने काम किया है, और अपने बलबूते पर उत्तराखंड के अंदर भी एक बड़ा संग्रहालय स्थापित निजी स्तर पे किया है। मैं आपका भी वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सच में मध्य प्रदेश सरकार आपके माध्यम से गौरवान्वित होती है, इस नाते से कि जब हम आपसे इस तरह के इस पूरे आयोजन के साथ आपको सम्मानित कर रहे हैं, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी के भी इतने प्रकार के काम है, इतने सारे तरीके से सोचते हैं, क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है। चमत्कार के चमत्कार तो सरकार बनाने का ही है। कोई सोच नहीं सकता था कि अपने बलबूते पर अभी तक 30 साल से जो गठबंधन की सरकार बनती आई थी, 2014 में अपने बलबूते पर एक दल की सरकार पूर्ण बहुमत की बनाने का, आज़ादी के बाद अपोजिशन का उनका रिकॉर्ड भी भारत के लोकतंत्र का बड़ा रिकॉर्ड है। ये हमारे लिए 2014 का,
और जिसने एक बार सरकार बनाई, दूसरी बार वो दौर ऐसा था कि टिकते ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से 24 दलों से सरकार अटल जी ने शुरुआत की थी, लेकिन उस मिथक के बाद मनमोहन सिंह जी ने भी यूपीए की सरकार बनाई, लेकिन मोदी जी ने न केवल 14 में बनाई बल्कि 14 तक बनते बनते 19 में उन्हें पाकिस्तान को घर में घुस के मार करके हमारे देश के दुश्मनों से, आतंकवादियों से निपटने का तरीका भी भारत का कैसा होना चाहिए, ये नया दौर दिखाया। माननीय मोदी जी को धन्यवाद। एक तरह से उस दौर के लिए जब हम कला, संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व इस सब की बात करेंगे तो ये कामों के साथ साथ एक पुरातत्व का भी बड़ा काम कर रहे हैं। वो बड़ा काम ये कि आज से 1000 साल पहले 11 जनवरी 1000 साल पहले जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पे अपने ढंग से हमारे आराध्य को, मंदिर को ध्वस्त करने का उस समय के इतिहास का एक कलंक लगा था और बड़ा खराब घटनाक्रम था। और तमाम प्रयास के बाद में भी हमारे लोग उस मंदिर को बचा नहीं पाए, बड़े पैमाने पे बलिदान हुए। लेकिन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि वो 1000 साल पुराना घटनाक्रम जब हमारी संस्कृति को मिटाने वाले कहाँ से आए, और आनंद इस बात का कि वही हमारा द्वारका का और वही हमारा सोमनाथ का समुद्र किनारे का अद्भुत स्थान और सोमनाथ का मंदिर आज आकाश से बातें करते हुए वही विद्यमान है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से। देश ने आज़ादी का सूरज देखा और हमने अपने सोमनाथ को